हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हमें कार पार्किंग चार्जेस दिए गए हैं एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक। ठीक है, तो यहाँ पे कार पार्किंग के चार्जेस दिए गए हैं। 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ लगेंगे, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे एंड 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ लगेंगे, 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पर रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करने के लिए बोला गया है। check if the parking charges are in direct proportion to the parking time। कि यहाँ पे चेक कीजिए कि जो पार्किंग चार्जेस है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के। तो हमने यहाँ पर चेक करना है कि ये जो पार्किंग चार्जेस हैं, यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो पार्किंग चार्जेस की डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, अब देखने से तो लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारे बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है। बट हमने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो किया था, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा था कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला केस होता है उसमें हमारा जो रेशो है वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, जो रेशो है वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम का रेशो फाइंड करेंगे। अगर रेशो हमारा थ्रू आउट सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये पार्किंग चार्जेस और टाइम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका रेशो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 आवर्स एंड रुपीज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ऊपर ले रहे हैं आवर्स और नीचे ले रहे हैं हम रुपीज़। ठीक है, तो 4/60 रेशो क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस किया 2, 4 5 जा 20, तो 1/15 आया। नेक्स्ट हमारा है 8 आवर्स रुपीज़ 100। ठीक है, 8 आवर्स रुपीज़ 100, तो 8 और 100 का रेशो फाइंड करेंगे। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस के 2, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर रेशो आ गया है 2/25। अब यहीं से जो दूसरा हमने फाइंड किया है उसी से हमें पता चल गया है कि हमारे पार्किंग चार्जेस और हमारा पार्किंग टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो रेशो है वो बेटा सेम नहीं आया है, अलग अलग रेशो आया है। और हमने ये देखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जो रेशो होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। तो ये हमारा यहाँ पर पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में नहीं है, तो इसका आंसर नो आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज नो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड by mixing part of red pigments with 8 parts of base। a mixture of paint, एक पेंट का मिक्सचर प्रिपेयर्ड होता है, बनता है। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए और 8 पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए। यानी कि एक रेड पिगमेंट है, जैसे आपने रेड कलर को बनाना है तो उसका रेड पिगमेंट का 1 पार्ट लगेगा, और जिसमें आप उसको घोलोगे, रेड पिगमेंट को घोलोगे, जिसके अंदर आप मिलाओगे, तो वो जो बेस होता है, जैसे बेस हमारा पानी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो पानी जैसे है तो 8 पार्ट्स हमें पानी चाहिए और रेड पिगमेंट का हमें 1 पार्ट चाहिए। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो यहाँ पर जो टेबल आपको दी गई है इसमें हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड करने हैं जितने हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो 1 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए, तो 4 रेड पिगमेंट पार्ट के लिए कितना बेस चाहिएगा, 7 रेड पिगमेंट पार्ट के लिए कितना बेस चाहिए, 12 रेड पिगमेंट पार्ट के लिए कितना बेस चाहिए। इसी तरीके से हमें ये सारे बेस यहाँ पर
फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको x लेट कर सकते हो और इसको y लेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं x1, चलो इसको x1, ये x2, x3, x4, x5। ठीक है, y यहाँ पे y1, y2, y3, y4 एंड y5। ओके, तो इस तरीके से हम लेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, रेड पिगमेंट हमारा 1 पार्ट है और उसके लिए बेस हमें चाहिए 8 पार्ट। तो अगर हम रेड पिगमेंट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, 4 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें बेस ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, और अगर आप इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा देते हो, 7 कर देते हो, तो उसके लिए बेस और भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो जैसे जैसे हमारे रेड पिगमेंट्स पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारे बेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी बेस की। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है रेड पिगमेंट पार्ट्स, तो बेस पार्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा केस है वो कौन सा केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि गिवन हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है और इसको सॉल्व करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो वहाँ पर आपको खुद से अपने आप से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझकर अपने आप इसको एनालाइज करना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस है या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन केस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस है, क्योंकि 1 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट ऑफ बेस चाहिए। तो अगर आप रेड पिगमेंट ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो उसके लिए बेस भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस। यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x/y इज इक्वल टू k। जो हमारा x है, जैसे ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x/y k के इक्वल होता है, यानी कि थ्रू आउट इनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। और ये यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो x/y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में x हमारा है 1, x है हमारे, यहीं पे निकाल लेते हैं हम, x1 है हमारे पास 1 और y है हमारे पास 8 और k के इक्वल है, यानी इसके रेशो के इक्वल है, क्योंकि ये भी तो x2 y2 है, तो x2 y2। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, y2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो y2 रहेगा। x2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सॉरी x2 के हमारे पास वैल्यू थी 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे बेटा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो y8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 8 इंटू 4, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू आ गई है 8 4 जा 32। ठीक है, अगर रेड पिगमेंट्स के पार्ट्स आप 4 ले रहे हो तो बेस पार्ट्स आपको लेने होंगे 32। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी फाइंड करेंगे। ठीक है, x/y x1 y1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? x3 y3 के वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x1 y1 हमारा 1/8 है और x3 है हमारे पास 7, y3 हमें इसमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, y3 उधर चला जाएगा, y3 इंटू 1 y3, 7 इंटू 8। ठीक है, 7 इंटू 8 56, तो y3 की वैल्यू आ गई है 56। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x/y। अब बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, x1/y1 इज इक्वल टू x4 में y4। ठीक है, x1 y1 हमारा 1/8 है और x4 है हमारे पास 12 और y4 हमें फाइंड करना है। y4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y4 आ जाएगा। 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 12, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16 96, तो 12 8 जा हमारा होता है 96। y4 हमारा आ गया है 96।
6। नेक्स्ट है हमारे पास x5 दिया हुआ हमें 20, y5 हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। तो x1 y1 है हमारे पास 1/8 और x5 20 और y5 फाइंड करना हमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, y5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से y5 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, y5 इज इक्वल टू 8 इंटू 20। तो y5 की वैल्यू आ गई है 8 2 जा 16, 160। ठीक है, तो यहाँ पर 160 आ गया है y5। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे कि हमने हर जगह x1 y1 लिया है, तो आप x1 और क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो रेशो होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, तो आप x1 y1 की जगह आप x2 y2 लेकर भी आप x3 y3 फाइंड कर सकते हो। और इसी तरीके से आप x3 y3 लेकर आप y4 की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, यानी कि x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 भी लेकर आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In question 2 above, if one part of red pigment requires 75 milliliter of base, how much red pigment should we mix with 1800 milliliter of base? तो जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया गया है। यहाँ पे बोला गया है इफ़ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, कह रहे कि अगर वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए बेस चाहिए 75 मिलीलीटर, तो 1800 मिलीलीटर बेस के लिए कितना रेड पिगमेंट चाहिएगा। तो यहाँ पर पहले आपको ये देखना है कि हमारा कौन सा केस है। देखो यहाँ पर बेटा बेस अगर 75 है तो हमें रेड पिगमेंट 1 चाहिए। अगर हम बेस बढ़ा रहे हैं 1800 करें तो उसके लिए हमें रेड पिगमेंट की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। तो यहाँ पर हमने रेड पिगमेंट की केस रेड पिगमेंट को x सेलेक्ट कर लिया, लेट पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज इक्वल टू x। और ये जो हमारा केस है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में हमारा जो रेशो होता है वो क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू k होता है। k हमारा है x, ये है हमारा y। ठीक है, और ये हमारा x हमने इसको यहाँ लेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन वाई हमारा k के इक्वल होगा। x और y, एक्स वाई हमारा क्या है 1/75 और k हमारा x अपॉन 100 है। ठीक है, इसको x1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x1 हो गया। तो x1 अपॉन 800 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशो जो है वो थ्रू आउट इक्वल होगा ना, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू x1 अपॉन y1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 और x1 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू x1। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1800 इंटू 75 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इधर आके वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा x1। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 7 5 माइनस क्या 2, 5 5 जा 25। ठीक है, 1800 को 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 8 में 5 क्या 3, 5 6 जा 30, 0। ठीक है, दोबारा हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1, 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर आ गया 24। 24 इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है बेटा 24। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ गई है 24। अगर हमें 1800 मिलीलीटर बेस चाहिए, 1800 मिलीलीटर बेस है हमारे पास, तो उसके लिए हमें 24 नंबर ऑफ रेड पिगमेंट चाहिएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 6 आवर्स में
840 बोटल्स को फिल करती है। तो 5 आवर्स में वो कितनी बोटल्स को फिल करेगी? तो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि 6 आवर्स में वो 840 बोटल्स फिल कर रही है, तो 5 आवर्स में ऑब्वियसली वो कम ही बोटल्स को फिल कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा टाइम 6 से 5 हो गया है तो हमारा जो बोटल्स है, नंबर ऑफ बोटल्स है, वो भी 840 से कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टाइम कम हो रहा है तो हमारे नंबर ऑफ बोटल्स भी कम हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर लेट नंबर ऑफ बोटल्स, तो यहाँ पर इसको हमने x लेट कर लिया। रेशियो होता है हमारा x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, x अपॉन वाई इज इक्वल टू के होता है। ठीक है, तो 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन 5, x अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 840 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5। 6 को x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू फाइंड करें, x को हम अकेला छोड़ देंगे। 840 इंटू 5 और 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से हम 840 को डिवाइड कर सकते हैं। 840 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 8 में 6 माइनस किया 2, ऊपर से उतारेंगे 4, 6 4 जा 24 और जो ये 0 बच गई है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 140। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 140 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 14 5 जा होता है बेटा, 14 5 जा 70 होता है और ये 0 उसके साथ ऐड हो जाएगी 700। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 700, यानी कि 5 आवर्स में वो मशीन 700 बोटल्स को फिल करेगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 700। ठीक है, 700 बोटल्स। ठीक है, 6 आवर्स में 840 बोटल्स फिल कर रही है, तो 5 आवर्स में, कम आवर्स में कम बोटल्स को फिल करेगी, 700 बोटल्स को फिल करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।